नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एक नया क्वेश्चन और उसका आंसर, चलिए चेक करते हैं, शुरुआत करते हैं। और अब कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि अपने 10 मिनट के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन चेक कर सकें, क्योंकि अभी शुरुआत में इसलिए आपको धीमे धीमे समझा रहे थे क्योंकि समझने में थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, बारीकियां हैं, उसको भी बताना आवश्यक है। और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ते जाएं, क्योंकि आप भी आंसर लिखकर जब डालेंगे वहां, तो आपका भी आंसर चेक करके यूट्यूब पर इसी प्रकार से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण का एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि पूछना क्या चाहता है ये प्रश्न। तो उन्होंने कहा है कि 1935 का जो अधिनियम है, ये भारतीय संविधान के निर्माण का एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि अगर आप 1935 के अधिनियम को हटा दीजिए, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रावधान नहीं हो पाते। कारण यह है कि 1935 का अधिनियम बहुत हद तक भारतीयों के उन मांगों को प्रेरित करता है या उन मांगों को दर्शाता है जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वाधीनता सेनानी मांग रहे थे। तो ये बात आपसे पूछी गई है कि वो पॉइंट बताइए जो 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही सीधे हमारे संविधान में लिए गए हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको आधार कहा गया है। चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है, गोलमेज बैठक के उपरांत भारत के में प्रशासन की सुगमता, सहजता और सरलता तथा संतुष्टि हेतु यह अधिनियम लाया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। 1935 का अधिनियम, क्योंकि जो भारत की परिस्थितियां थीं, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उस दरमियान भारतीयों की जो बातें मानी गई थीं, भले ही मजबूरी में मानी गई थीं, उसी के बाद इस अधिनियम को लाया गया था। और हमने ये भी लिखा है कि प्रश्न की पंक्ति का अधिक उपयोग इसको हम बताते हैं क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने आगे लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में मजबूत आधार के रूप में इस अधिनियम को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। यहाँ पर आपने दो काम किए हैं। एक तरफ तो आपने ये देखिए, आप यहाँ पर आपने इसी प्रश्न की लाइन को रिपीट किया है, जो प्रश्न में पूछा गया वही आपने यहाँ दोहराने का काम किया है, और इसी कारण से वहां पर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखना है अखिल भारतीय संघ के निर्माण में। यहाँ पर आपने पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा काम किया है कि कौन कौन से प्रावधान है, तो आपने बखूबी लिखा हुआ है अखिल भारतीय संघ के निर्माण में। बिल्कुल सही बात है, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, आपने अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद है न्यायपालिका के निर्माण में। तो संघीय न्यायालय की स्थापना आपको पता है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में की गई थी, और ये पॉइंट आपने सही लिखा हुआ है। बिल्कुल, इसमें आपने अनुच्छेद भी लिख दिए हैं। हालांकि हमने इस पर थोड़ा सा सुधार जरूर दर्शाया। हमने कहा है कि इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में हमारे संविधान के भाग 5 में दृष्टिगत होता है। तो आप इस पॉइंट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इससे अच्छा भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी समझ होगी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है अपने संघ लोक सेवा आयोग के गठन में, जो भारतीय संविधान के भाग 14 में दिया हुआ है। ठीक है। मानव अधिकार प्रदान करने में वर्तमान में वर्णित मताधिकार, मानवाधिकार नहीं है, मताधिकार लिखा हुआ है। थोड़ा सा शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मताधिकार। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि मताधिकार की व्यवस्था थी, परंतु बहुत सीमित मत था, यानी सीमित मत का अधिकार था। इस कारण से यह पॉइंट आपका अप्रासंगिक हो सकता है कि एग्जाम को ये पसंद ना आए। लेकिन आगे देखते हैं। उत्तरदायी सरकार के गठन में, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 74 75 संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, और संसदीय व्यवस्था आप जानते हैं उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। गवर्नर के पद, यह भी बिल्कुल सही बात है। शक्तियों के पृथक्करण में वर्तमान संविधान में लगभग उसी तरह से है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सही बात है, 1935 के अधिनियम में शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित थीं, और जो अतिरिक्त शक्तियां थीं वो गवर्नर के पास थीं। लेकिन अभी ये अतिरिक्त शक्तियां संघ के पास है या संसद के पास हैं। ठीक है। लेकिन वही बात है कि वहां से ही इंस्पायर है ये। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है। आगे आपने लिखा है राष्ट्र के प्रमुख को वीटो का एवं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी के पास है वर्तमान में। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रावधान भी वहीं से प्रेरित थे। यानी सीधे शब्दों में कहें कि आपने जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं 1935 के अधिनियम से जो हमारे संविधान में शामिल किए गए, बखूबी आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें कहीं पर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए।
ग्रामेटिकल मिस्टेक भी बहुत ही कम है। आगे देखते हैं। कुछ राजनीतिज्ञ का मानना है कि भारतीय संविधान और 1935 के अधिनियम में पूर्णतः समानता है, लेकिन वास्तव में इनमें अनेक अंतर नजर आते हैं। ये भी सही बात है, अच्छा लिखा है आपने ये पॉइंट कि सही बात है। 1935 के अधिनियम से अनेक प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रावधान ऐसे भी हैं जो 1935 के अधिनियम में नहीं थे। और 1935 के प्रावधान जो थे वो सिर्फ सैद्धांतिक थे, उनको कभी धरातल पर लागू ही नहीं किया गया है। तो आपने लिखा हुआ है अखिल भारतीय संघ से देशी रियासतों को अलग होने का अधिकार था, जो कि भारतीय राज्यों को नहीं। ठीक है। संघीय न्यायपालिका की अंतिम अपील ही न्यायपालिका नहीं थी, यानी अंतिम रूप से अपील आपको प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। तो आज के समय में सर्वोच्च न्यायालय ही संप्रभु न्यायालय है हमारे देश में, अंतिम रूप से आप अपील वहीं तक कर सकते हैं। लेकिन उस समय ब्रिटेन में जो प्रीवी काउंसिल था वहां तक अपील की जा सकती थी। गैर सरकारी लोगों का उत्तरदायित्व सिद्धांत था, ना कि सरकारी लोगों। ठीक बात है, ये भी सही पॉइंट है आपका। और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्राप्त थी, वर्तमान में संसद को प्राप्त है। यही इसी पॉइंट की हम बात कर रहे थे, अच्छा लिखा है। वीटो का प्रयोग वायसराय स्वाविवेक से कर सकता था, वर्तमान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो देखिए वीटो का प्रयोग जो आपने लिखा है ये वायसराय के संदर्भ में था, ना कि राष्ट्रपति के संबंध में। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, लेकिन वीटो की शक्ति राष्ट्रपति की अपनी शक्ति है। अध्यादेश, तो यहाँ पर आपको 6 पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट करना है। अध्यादेश वायसराय बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से कर सकता था। यहाँ पर आपने रिपीट किया है, आपका पॉइंट 5, 6, 7 इन पॉइंटों को मिलाकर आपको एक पॉइंट लिखना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ एक ही पॉइंट को, एक ही बात को 3 अलग अलग तरीके से कहा, इससे नंबर कट सकते हैं। आगे आपने लिखा इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अधिनियम भारतीय संविधान के नाम मात्र का आधार था। नाम मात्र का आधार था, ग्रामर थोड़ी ठीक कीजिएगा इसको, वास्तविक नहीं। तो इतना संक्षिप्त निष्कर्ष अच्छा नहीं है। निष्कर्ष में बहुत सारी बातें आप कह सकते थे, हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि निष्कर्ष आप कैसे लिख सकते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे संविधान में अनेक प्रावधान 1935 के अधिनियम से प्रेरित हैं, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से प्रावधान ऐसे सम्मिलित किए गए जो 1935 के अधिनियम में भी नहीं थे। और वास्तविकता तो यह है कि 1935 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधान निष्क्रिय रहे, जो कभी व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। तो ये आप लिखते तो आपके नंबर और भी बढ़ते हैं। यहाँ आपको 12 में 4.5 नंबर दिए गए हैं, और ये हमारे हिसाब से लॉजिकली हैं, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर नहीं होने दी है, और कंटेंट से आप डाइवर्ट भी नहीं हुए हैं। अगली बात, बहुत सारी चीज़ें जो आपने रिपीट की हैं, 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट को एक साथ लिखिएगा, इसको और अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ प्रस्तावना अच्छी लिखी हुई है, लेकिन सुधार उस पर भी कर सकते हैं। निष्कर्ष को बेहतर बनाइए। निष्कर्ष वो अंतिम कड़ी होती है जो एग्जामिनर चेक करते समय लास्ट में पहुंचता है, तो वहां पर आप थोड़ा सुधार कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।